बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का वो है बायोलॉजिकल मेथड। पिछले जब लेक्चर्स आपने पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि आपने डिफरेंट जो हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पढ़े हैं। इसके बाद आपने लिविंग स्पेस इन पढ़ा था, फिर लिविंग इन टाइम पढ़ा था। अब जो है हमारा नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मेथड। तो जब हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जितनी भी साइंस हैं, में फिज़िक्स है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, तो सब एक क्या होती हैं, एक सिस्टमाइज्ड वे से जो है वो क्या करती हैं, वर्क करती हैं। अगर जनरली हम बात करें साइंस की तो वो एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। सिस्टमाइज्ड नॉलेज मतलब मीन्स कि वो एक सिस्टम के तहत जो है वो वर्क करती है। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर हमें जो है प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। कोई हमारे पास सलूशन आ जाता है, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक प्रॉपर वे से एक स्टेप के थ्रू क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि आप मैथ्स करते हैं, आप फिज़िक्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्टेप वाइज उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। इसको हम प्रॉपर वे से लेकर जो चलते हैं। बाकी साइंसेस की तरह जो जैसे मैंने अभी फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की बात की है, तो जो बायोलॉजिकल साइंसेस है उसमें भी क्या होती है, एक प्रॉपर मेथडोलॉजी होती है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जनरली अगर हम कहें कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या, तो ऐसा मेथड जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज़ को जो है ना वो सॉल्व करने के लिए जो एक प्रॉपर मेथड यूज़ किया जाता है रिलेटिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। अब जब हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बेस कार होता है एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के ऊपर। मतलब इसकी जो बेसिक्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के पे डिपेंड कर रही होती हैं कि हमारा जो है जो मेथडोलॉजी होगी, हमारा जो बायोलॉजिकल मेथड होगा वो हम तजर्बे पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम कैसे तजर्बात करके उसको क्या कर रहे होते हैं, प्रूव कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो है ना मेथडोलॉजी, ये जो हमारा मेथड है और ये मेथडोलॉजी है ये हमेशा जो है, मतलब कोई भी हमारे पास जब प्रॉब्लम आता है, जो भी कोई इशू आता है, तो वो हमेशा जो है वो स्टार्ट हम करते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ। और ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये चांस ऑब्जर्वेशन होती है। मतलब जब भी हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो हमारी होती हैं ऑब्जर्वेशंस। पहला स्टेप जो आता है वो होता है ऑब्जर्वेशन का। इसके बाद हम जो है वो आगे आ जाते हैं, हाइपोथेसिस पे आते हैं। हाइपोथेसिस के बाद हम जो है वो एक्सपेरिमेंट्स पे आते हैं, फिर हम थ्योरी बनाते हैं, फिर लॉज बनाते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप जो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर आ रहा होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। अब जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन जो है हम करते हैं बाय यूजिंग द 5 सेंसेस। 5 सेंसेस आपको पता है कौन कौन सी हैं? विजन है, हीयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट, टच। अब हम कहते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन है, फ़र्ज़ करें कि जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम्पल पढ़ते आए हैं कि एक बहुत ही जो डिज़ीज़ थी जिसको हम कहते हैं मलेरिया, ठीक है, जो कि मॉस्किटोज़ की वजह से हो रही थी और उसका मेन काज जो है वो प्लाज्मोडियम था। और वो जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के अंदर जो है वो उसके ब्लड में मौजूद था, जहाँ से वो जो है वो ह्यूमन्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा था। अब पहले भी बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो है वो मलेरिया की एग्जांपल पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम थोड़ा देखते हैं दोबारा से कि जैसे हम कहते हैं कि शुरू में जो है वो मलेरिया जो है वो फैलना स्टार्ट हुआ तो लोगों ने उसको ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, ऑब्ज़र्व कैसे किया कि भाई उसको देखा कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये कहाँ पे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किन लोगों में ये जो है डिज़ीज़ काज हो रही है और उन लोगों में आगे से क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। तो मतलब लोगों ने अपनी सेंस को यूज़ किया, अपनी विजन को यूज़ किया, अपनी हीयरिंग को जो है वो यूज़ किया। तो इसी तरह से ऑब्जर्वेशंस हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं बाय यूजिंग आवर सेंसेस। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम बनाते हैं किसी भी अपनी जो है ना सेंस को यूज़ करते हुए, तो वो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 2 तरह से होती हैं। एक होती है क्वालिटेटिव और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव तो आपको पता होगा जिसमें हम फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर। क्वांटिटेटिव होता है जिसमें हम जो है वो फोकस कर रहे होते हैं नंबर के ऊपर। मतलब हमने ऑब्जर्वेशन की, एक ऑब्जर्वेशन की हमने कि नंबर की जो बेस करी थी। मतलब हमने मलेरिया के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को देखा। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि हमने जो है वो 100 मलेरिया के पेशेंट्स देखे, उनमें उनकी सिम्टम्स को देखा। ठीक
ठीक है। एक क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव जो होता है कि मतलब हमने क्वालिटी के लिहाज से जो है ना वो अपनी ऑब्जर्वेशन की कि मतलब हमने जैसे फ़र्ज़ कर मैं कहती हूँ कि सिंपली कि आप जाते हैं किसी भी शॉप पे कपड़ा वगैरह ख़रीदने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है ना एक उसकी क्वालिटी चेक करें, मतलब उसका फैब्रिक कैसा है, ठीक है, सॉफ्ट है, हार्ड है, किस तरह से स्मूथ है। और दूसरा जो है वो क्वांटिटी देख रहे हैं। क्वांटिटी मींस कि वहाँ पे आप जो है 10 ड्रेस हैं, 20 ड्रेस हैं, जबकि क्वालिटी क्या है कि उसका फैब्रिक कैसा है, थिन है, थिक है, स्मूथ है, हार्ड है, ठीक है। तो अब जब हम ये दोनों तरह की ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जो इनमें से मतलब जो ज़्यादा एक्यूरेट होती है वो क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हमारी ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। एक्यूरेट की सेंस में कि जब हम किसी दूसरे बंदे को बताएंगे अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में तो क्वांटिटी को बताना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटी। कि मतलब मैं किसी स्टाफ की आपको क्वांटिटी बताऊंगी तो मुझे बताना आसान होगा कि हाँ मैंने इस जो ड्रेस है या इस स्टाफ में मैंने 10 ड्रेसेस जो हैं वो देखे हैं। बानिस्बत की क्वालिटी को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी? मैं क्वालिटी को यही करूँगी कि ये बहुत अच्छा है, इतना अच्छा नहीं है, ये मतलब थिन है ज़्यादा, ये हार्ड है ज़्यादा। तो उस तरह से एक्सप्लेनेशन में हमेशा या ऑब्जर्वेशन में जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो मोर एक्यूरेट होती हैं ओवर द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम नंबर में रिकॉर्ड करते हैं और जो नंबर में चीज़ रिकॉर्ड की जाती है वो क्या होती है, ज़्यादा एक्यूरेट होती है। मतलब मैं कह रही हूँ कि 10 जो है वो ड्रेसेस मैंने देखे हैं, 20 ड्रेसेस मैंने देखे हैं, तो मतलब ये है कि वो क्या है, मतलब एक एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है क्वालिटी के ऊपर। अच्छा, आप जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब वो पर्सन जो कि वो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं किसी भी सेंस के थ्रू, तो वो जितनी उसके पास ऑब्जर्वेशन आती हैं, जैसे कि मैं मलेरिया की बात कर रही हूँ तो उसने देखा कि भाई ये जो है मलेरिया जो है वो उन पेशेंट्स को होती है, उन लोगों को होती है जो कि क्या होते हैं कि भाई उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो बाहर सोते हैं, खुली फिजा में सोते हैं, जो पानी के जो हैं पानी के पास होते हैं, ठीक है, जो है उनको ये डिज़ीज़ जो है वो क्या है ज़्यादा। ये सारी उसने ऑब्जर्वेशन ली, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ली, मतलब हम कहते हैं उसके पास 10-12 जो है वो ऑब्जर्वेशंस आई। उसने ऑब्जर्वेशन को एक डाटा की फॉर्म में अरेंज किया और उन ऑब्जर्वेशंस में से, ठीक है, उसने एक स्टेटमेंट बनाई। मतलब वो स्टेटमेंट जो है वो उन सारी ऑब्जर्वेशन को क्या कर रही होती है, उन सारी ऑब्जर्वेशन को फोकस कर रही होती है, लेकिन वो होती क्या है, एक स्टेटमेंट। मतलब मैंने जो है वो कलेक्ट की 15 ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की अबाउट मलेरिया, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि मलेरिया जो है वो किन पेशेंट्स पे होता है, मलेरिया की काज क्या है, मलेरिया क्या ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब जितने भी पॉसिबल हमें ऑब्जर्वेशंस मिले हमने वो लिखे सारे, और उनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो राइज़ की, और उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। ये क्या होता है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या क्या मतलब होता है कि ये एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट है, ठीक है, तजर्बाती स्टेटमेंट है, ये कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं होती। अब हम मतलब वो एक कहते हैं कि आपके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें, आपने उसमें से एक वो क्या कहते हैं मुख्तसर सी बात जो है वो निकाल लिया। आप वो जो मुख्तसर सी बात, वो जो स्टेटमेंट आपने निकाली है उस पूरी ऑब्जर्वेशन में से, उस बात को आपने क्या करना है, उस बात पे आपने एक्सपेरिमेंट्स करना है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटल आपकी स्टेटमेंट होगी और उसी पे एक्सपेरिमेंट्स होंगे और वो बताएगा कि क्या वाकई ऐसा ही है या नहीं है। तो हम जब हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं तो इट इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये मैंने स्टेप्स कुछ दिए हुए हैं साइंटिफिक मेथड के पहले ऑब्जर्वेशंस आती हैं, फिर क्वेश्चंस आती हैं कि मतलब जो ऑब्जर्वर होता है वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है। अब इस एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो ये जो है ना एक ऑब्जर्वर था, तो उसने एक प्लांट लिया और उसके बाद उसने क्या की कि ना फर्टिलाइज़र्स ली, ठीक है, कि ये देखने के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र जो है वो क्या कर रही है कि प्लांट के लिए इफ़ेक्टिव है। तो वो सोच रहा है कि कौन सी इफ़ेक्टिव है। फिर उसने क्या किया, हाइपोथेसिस किया, उसने हाइपोथेसिस बनाया, उसने प्लांट्स को जो है वो क्या किया उसके अकॉर्डिंग कि जो फर्टिलाइज़र ए है वो क्या कर रही होती है, उसके साथ जो पौधा है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। अब इस बात ये उसने हाइपोथेसिस दिया। अब उसने इस बात को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि उसने 3 गमले लिए, उन तीनों गमलों में पौधा लगाए
और तीनों खादें जो हैं, तीनों फर्टिलाइज़र जो हैं उस गमले में डाल दिए। अब जब उसने रिज़ल्ट देखा तो जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है ABC, तो जो A वाला पौधा है जिसमें फर्टिलाइज़र A थी, ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी थी, उसमें पौधा जो है वो क्या कर रहा है, अच्छी से ग्रो कर रहा है, जबकि B और C वाले अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे। अब उसने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो क्या हो गया, उसका नतीजा क्या निकला कि वो क्या था, करेक्ट था। तो ये जो है वो स्टेप्स आते हैं। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं उसी पहले वाली को ही। अब जब हाइपोथेसिस बन रहा होता है तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि जो आता है ऑब्जर्वर होता है वो हाइपोथेसिस को डिवाइस करता है, तो दो तरह से जो है वो हाइपोथेसिस को बना रहा होता है। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, दो तरह की रीजनिंग को वो यूज़ करता है, और एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, अब हम जो है ना, जो हाइपोथेसिस होता है वो या तो हम जो रीजनिंग यूज़ करते हैं, मतलब रीजनिंग मतलब जो हम दलाइल वगैरह दे रहे हैं, जो वजह बयान कर रहे हैं, वो दो तरह से वजह बयान करके हाइपोथेसिस बना सकते हैं। या वो कौन सी वजह हो सकती है, डिडक्टिव रीजनिंग हो सकती है, या फिर क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो हो सकती है। पहले हम देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। तो जब हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग में जो ऑब्जर्वर होता है, जो बायोलॉजिस्ट होता है, वो मूव करता है फ्रॉम द जनरल स्टेटमेंट टू द स्पेसिफिक स्टेटमेंट, मतलब वो आम ऑब्जर्वेशन से वो मूव करेगा खास ऑब्जर्वेशन की तरफ, ठीक है। मतलब उसने कोई ख़ास नतीजा निकालना है, लेकिन उससे पहले वो क्या करेगा, जो आम सी बातें होंगी, आम जो प्रिंसिपल्स होंगे उनको फोकस करेगा और उन्हीं से एक स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, निकालेगा, डिड्यूस करेगा उसमें से। अच्छा, अब जैसा कि हम कहते हैं इस डिडक्टिव रीजनिंग में जो है इफ़ और देन का जो है वो यूज़ होता है हाइपोथेसिस के लिए। आगे एग्जांपल से आपको ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम ये बात मानते हैं कि हमारे पास जो है सब बर्ड्स जो हैं उनके विंग्स हैं, ये हमारी प्रीमिस वन है, मतलब हमारी नंबर 1 स्टेटमेंट है। हमारी पहली स्टेटमेंट ये होती है कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके क्या होते हैं, पर होते हैं, ठीक है। हमारी दूसरी स्टेटमेंट ये है कि स्पैरोज़ आर बर्ड्स। अब हम इन दो बातों से, ये जो जनरल बातें थी, हम उनमें से एक बात कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि स्पैरोज़ है विंग्स, की जो चिड़ियाँ होती हैं उनके क्या होते हैं, पर होते हैं, ठीक है। मतलब हमने ये दोनों बातें ली हैं। समझ आ रही इस बात की कि हमने क्या किया है, दोनों बातें जो हैं वो ली हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट थी कि हमने उसको जनरली कहा, जनरली मतलब ऑल बर्ड्स, हमने कोई स्पेसिफिक नहीं कहा कि भाई पैरट है, क्रो है, जो है स्पैरो है, पिजन्स हैं, हमने किसी भी बर्ड का नाम नहीं लिया। हमने कहा जितने भी परिंदे हैं उनके क्या होते हैं, पर होते हैं। तो जो स्पैरो है, अब हम स्पैरो क्या हो गए हैं, स्पेसिफिक हो गए कि जो स्पैरो है वो भी क्या है, बर्ड है। इससे हम ये नतीजा करते हैं कि जो स्पैरोज़ होते हैं उनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। इसी तरह से जो है ना, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब ये हमारी एक जनरल स्टेटमेंट है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। तो अब हम कहते हैं कि जब हम इन ग्रीन प्लांट्स को डार्कनेस में रखेंगे तो वो क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। तो ये हमने, जैसे हम कहते हैं कि हम जो है सनफ्लावर है हमारे पास, सनफ्लावर को, या हमारे पास रोज़ है, तो जब हम रोज़ को जो है वो डार्कनेस में रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा। पहले हम जनरल बात करेंगे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं दे रिक्वायर्ड लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और लेकिन जब हम रोज़ को जो है डार्क में रखेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो रोज़ भी क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, और इसमें हम इफ़ और देन का यूज़ कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारा जो है दूसरा मेथड जो आता है वो हम रीजनिंग का जो हाइपोथेसिस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में हम मूव करते हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल, और हम इसमें स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब हम हाथ जो है चीज़ें उनको देखते हैं और उससे हम एक जनरल प्रिंसिपल जो है उसको ड्रा करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि स्पैरोज़ हैं
उनके विंग्स होते हैं और वो बर्ड्स होती हैं। इसी तरह से हम जानते हैं कि जो ईगल हैं, पैरट हैं, हाक हैं, क्रो हैं, वो भी क्या होते हैं, बर्ड्स। मतलब हमने ऑब्ज़र्व किया, चिड़िया को ऑब्ज़र्व किया हमने, इसके बाद ऑब्ज़र्व किया जी पिजन को, हमने पैरट को ऑब्ज़र्व किया। तो हम चिड़िया की सिंपल एक बात करते हैं कि चिड़िया एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मैंने उसका नाम लिया है, जब मैं नाम ले रही हूँ तो मतलब एक स्पीशी का नाम ले रही हूँ, ठीक है। मैं जनरली नहीं कह रही कि बर्ड्स, मैं फोकस कर रही हूँ एक स्पीशी के ऊपर, स्पैरो के ऊपर, कि स्पैरो क्या है, उसके विंग्स हैं और वो बर्ड्स हैं। अब क्योंकि जाहिर सी बात है स्पैरो बर्ड है, उसके विंग्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है जितने भी परिंदे होंगे, चाहे वो पैरट होगा, पिजन होगा, क्रो होगा, तो उन सब के भी क्या होंगे, विंग्स होंगे, और वो ऑल क्या होंगे, बर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक मूव किया है फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल। स्पेसिफिक क्या था, स्पैरो था, ठीक है। जनरल क्या था, ऑल बर्ड्स। अब जैसे कि हमने डिडक्टिव में देखा था, डिडक्टिव में हमने क्या देखा था, हमने पहले देखा था ऑल बर्ड्स, ठीक है। और स्पेसिफिक हम किस पे आए थे, स्पैरो की तरफ आए थे। इस तरह से भी हम जो है वो हाइपोथेसिस को बना सकते हैं, ये दोनों रीजनिंग इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। मतलब हम जो है ना डिडक्टिव भी हो सकते हैं, रीजनिंग यूज़ कर सकते हैं, और इंडक्टिव रीजनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ना आपको समझने में ये आसानी रहेगी। ये जो है डायग्राम जनरल प्रिंसिपल से हम क्या करते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं उसको स्पेशल केस की तरफ, इसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और ये जो एरो आपको दिखा रहा है स्पेशल केस से हम जनरल प्रिंसिपल की तरफ आ रहे हैं, ये क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग है। इसके जो है बाज़ औक़ात साइंटिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस बनाने के लिए डिफरेंट वेज़ भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब और भी तरीके हो सकते हैं जिससे हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। पहला आता है इंट्यूशन और इमेजिनेशन, मतलब हम अपने तसव्वुर से, हम अपनी सोच से, कि हमने अपने माइंड में कोई चीज़ इमेजिन की है कि ये इस वजह से होता है। फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ हमने इमेजिन किया है, जैसे हम ये कहते हैं कि कोरोना जो है ये जो है एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। ये हमारी इमेजिनेशन है, हमारे तसव्वुर में आया, हमारे ख्याल में आया, अचानक से हमारे दिमाग में कोई बात आ गई है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ हाइपोथेसिस बना सकते हैं। मतलब कोई चीज़ तसव्वुर में आना, कोई चीज़ अचानक से किसी बात का माइंड में आ जाना कि क्या ये है, ये वजह हो सकती है इस डिज़ीज़ के काज होने की, तो हम उसको भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। दूसरा है एस्थेटिक प्रेफरेंसेस, मतलब अगर हम कहें कि ब्यूटी के लिहाज से, मतलब जो चीज़ हमें बेहतर लग रही है, ठीक है, खूबसूरती के लिहाज से भी जो चीज़ हम जिस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, हमने ऑब्ज़र्व किया, उनमें से जो चीज़ हमारे वो क्या कहते हैं दिल को लग रही है, जो हमें मतलब खूबसूरती के लिहाज से जो हमें जो चीज़ हमें अट्रैक्ट कर रही है, तो हम क्या करें, उसको प्रेफर करें और उसको क्या कर दें, एज अ हाइपोथेसिस जो है वो बना दें। इसके बाद आता है रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडिया, मतलब हमारा जो है डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, तो मैं जनरली डिफरेंट रिलीजन्स की बात करती हूँ, या कोई फ़िलासफ़ी का जो आइडिया है वो हमारे माइंड में आए, ठीक है, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, एज अ हाइपोथेसिस के तौर पे ले सकते हैं। हम कहते हैं कि सब चीज़ों को जो है वो अल्लाह ने पैदा किया है, या जो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उनके जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, उसमें से हम किसी भी कंसेप्ट को ले सकते हैं एज अ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड एनालॉगी विद द अदर प्रोसेसेस, मतलब हम जब डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं और उनमें सिमिलरिटी, एनालॉगी मतलब उनमें सिमिलरिटीज़ पाई जा रही होती है दूसरी चीज़ों के साथ, तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट को भी एज अ हाइपोथेसिस के तौर पे ले सकते हैं। नंबर 5 जो है, हम कैसे हाइपोथेसिस और तरह से बना सकते हैं कि वो डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर अदर थिंग, मतलब मैं जो है मलेरिया पे वर्क कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ जो है वो मैं जो है वो डेंगू, उसके बारे में भी वो मुझे एक नया चीज़ मिली कि भाई कोई मच्छर ऐसे भी होते हैं जो कि साफ़ पानी पे बैठते हैं और वो भी जो है ना ह्यूमन्स के अंदर डिजीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, डिफरेंट डिजीज़ है। मतलब क्या था कि मैं एक चीज़ पे फोकस कर रही थी, एक चीज़ के को सॉल्व करी थी, लेकिन उसको सॉल्व करते करते मुझे एक और नई चीज़ जो है वो डिस्कवर होगी, तो उसको भी हम हाइपोथेसिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है जब हाइपोथेसिस जो हो गया, बन गया भाई हाइपोथेसिस, हमने सोच लिया डिफरेंट तरह से जो है, हमने उसको अचानक से हमारे दिमाग में ख्याल आया, हमने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टेटमेंट ले ली, हमने किसी और चीज़ को डिस्कवर करते हुए उसको जो है वो स्टेटमेंट बना लिया, फिर हमने इसको क्या करना है, उसको जो है ना एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उस हाइपोथेसिस पे, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और इतने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि मतलब अगर जो है ना जितना वो फॉल्सिफाई होगा, तो वो क्या करता है, साइंटिस्ट के कॉन्फिडेंस को जो है ना वो इंक्रीज़ करेगा। उस हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है,
और मतलब यही कोशिश होती है कि किसी तरह से ज़्यादा सी बात है कि वो फॉल्स साबित ना हो सके। और अगर वो फॉल्स साबित ना हो सके तो फिर क्या होता है कि उसको जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसी हाइपोथेसिस से मज़ीद हाइपोथेसिस भी बनाए जा सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है अगर ज़्यादा हाइपोथेसिस हो गए हैं तो उनको भी क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा बाय मैनी एक्सपेरिमेंट। और अगर वो फिर भी जो है वो रिजेक्ट ना हो और जो रिज़ल्ट्स हैं वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करें, जैसे कि आपने पिछले डायग्राम में वो फर्टिलाइज़र की एग्जांपल देखी है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि थ्योरी कहते हैं। ठीक है, कि जब हाइपोथेसिस हमारा जो है वो रिजेक्ट ना हो आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट्स, तो उसको हम कहते हैं थ्योरी। थ्योरी जो है वो प्रिडिक्टिव होती है और एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। मतलब जब हम कहते हैं कि भाई थ्योरी बन गई, थ्योरी तो आपने खुद भी पढ़ी होंगी, तो आपने देखा होगा कि ये क्या होती हैं, इनमें एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सके, नेक्स्ट मज़ीद हाइपोथेसिस को जनरेट कर सकें। और दूसरी बात है कि ये अपने हाइपोथेसिस को टोटली क्या कर रही होती है, एक्सप्लेन कर रही होती है। अच्छा, और इससे मज़ीद जो हैं वो न्यू हाइपोथेसिस बन जाते हैं। ऐसी थ्योरी को हम कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी मतलब जो नेक्स्ट और भी हाइपोथेसिस को प्रोड्यूस कर सके और मज़ीद उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो सकें। जब अगर थ्योरी जो है वो प्रोडक्टिव होगी तो उस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी इसको एज ए चैलेंज के तौर पर लेते हैं कि हम किसी तरीके से जो है वो डिस्प्रूव कर सकें इस थ्योरी को। ज़ाहिर सी बात है जब आप कोई हाइपोथेसिस लेके आते हैं तो आप हाइपोथेसिस लेते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करते हैं, फिर आप उसकी थ्योरी बनाते हैं, तो आप उसको पब्लिश करते हैं, किसी भी जर्नल में पब्लिश किया, किसी भी जो है ना जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं वहाँ पे आपने पब्लिश किया। तो जो डिफरेंट साइंटिस्ट जो उनको पढ़ते हैं तो वो भी क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उस थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी ये थ्योरी जो है वो बच जाती है, मतलब बच मीन जाने का क्या मतलब है कि बाकी साइंटिस्ट के मुकाबले में भी ये क्या होती है, ट्रू साबित होती है, तो ये क्या बन जाती है, लॉ बनती है। लॉ क्या होता है, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है जिसको हम चेंज नहीं जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं जो है तो बायोलॉजी में लॉज जो हैं वो बहुत कम है। क्यों लॉज कम है, क्योंकि बेसिकली बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम कहें कि इसमें हर चीज़ जो है हमें नाउन है और कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं। और अभी भी हम नहीं कह सकते कि हमने जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, वो टोटली हम जो है वो जान चुके हैं या उनमें चेंजेस नहीं आ सकते, तो ऐसा नहीं है। इसलिए जो लॉज हैं वो बहुत ही कम हैं बायोलॉजी के अंदर, जैसे कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ है जो कि बेसिकली भी कांस्टेंट कंडीशन में है। और ये जो है ना किसी भी गिवन पॉपुलेशन की जो होती है फ्रिक्वेंसी की विदाउट जो है चेंज वो सेम रहती है, उसके बारे में है। और मेंडल के लॉ हैं इनहेरिटेंस के बारे में, जेनेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, आपने पढ़े होंगे वो वाले हैं। मतलब ये बस दो जो हैं वो लॉज हैं, एक मेंडल के लॉज हैं इनहेरिटेंस के और दूसरा जो है वो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है। जबकि हम थ्योरी की बात करें तो आप पढ़ते हैं सेल थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी अभी तक लॉ नहीं बन सकी, क्योंकि अभी तक मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको टोटली जो है वो लॉ नहीं बनाया गया। क्योंकि जितने भी मैं कह रही हूँ बार बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनमें क्या होती हैं वो उनके जो जितने भी हैं वो भी कांस्टेंट नहीं है। ना ही हम कहते हैं, ना ही हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम उसको टोटली नोन कर चुके हैं, बल्कि अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अननोन है। इसलिए लॉज की क्या है बायोलॉजी के अंदर कमी है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।